हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है सामाजिक और आर्थिक जीवन पार्ट 1, उसके चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है विविधता एवं भेदभाव। तो विविधता के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम था विविधता की समझ। अगर आपको विविधता के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो जो पहला चैप्टर है वो पूरा विविधता का मतलब समझाता है हमें कि विविधता का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे विविधता का मतलब आप किस चीज़ से लेते हैं, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है अलग अलग, यानी विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न। मतलब जैसे कि आप जैसे अपने आसपास अनेक लोग देखते हैं, वे अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। उनका रहन सहन अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, भाषा बोली सब चीज अलग अलग है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म जाति नस्ल अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता है, ये भारत की मुख्य विशेषता है। और इसके बारे में डिटेल में बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में, कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन खान पान सब अलग अलग है। पर इन सब के होने के बावजूद भी इन सारे लोगों में आपस में एकता है, वे आपस में बंधे हुए हैं। तो यही भारत की मुख्य विशेषता है। इनफैक्ट ये जो है ये भारत के संविधान में भी इसकी एक विशेषता का वर्णन, मतलब भारत के लोगों की विशेषता का वर्णन संविधान में भी किया गया है, विविधता में एकता, ठीक है। पर जैसे विविधता तो है भारत में, उसकी एकता भी है, पर ये एकता इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान नहीं है, मतलब सबके बीच में ये एकता नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हुए तो उनमें भेदभाव होने लगा। भेदभाव जैसे सपोज अगर आप अपने आसपास, अगर आप खुद को सुपीरियर मानते हैं, ठीक है, अगर आपसे अलग कोई व्यक्ति मिला तो वो विविध हो गया, ठीक है। पर वो अगर आपसे वो निम्न श्रेणी का है, जैसे धर्म में ही मान लो, जो ऊंची जाति के खुद को समझते हैं तो वो अपनी नीची जाति वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा बिहेव नहीं करते। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो भेदभाव होने लगता है। जैसे कि इवन लड़का और लड़की में देखा जाए तो ये भी एक विविधता का उदाहरण है, पर धीरे धीरे इनमें भेदभाव शुरू होने लगा। तो ये एक इसका माइनस पॉइंट भी होता गया। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से विविधता के साथ भेदभाव भी होने लगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आप अपने आसपास किसी अलग लोगों को देखते हैं, आप उन्हें चिढ़ाएंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, या फिर आप जो वो किसी वो एक्टिविटी कर रहे हैं आप उनमें शामिल नहीं होंगे, तो उनसे क्या होगा, आपके इस बिहेवियर से उनको दुख होगा। सपोज वैसा बिहेवियर वो आपके साथ कर रहे हैं तो आपको दुख होगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये धीरे धीरे इसमें भेदभाव आने लगता है, मतलब भेदभाव की भावना आने लगती है और ये असमानताओं को पैदा करता है। जैसे कि सब लोग तो सेम नहीं है ना, क्योंकि भारत में विविधता विद्यमान है। तो आप खुद के अलावा जितने भी लोगों को देखेंगे वो सारे आपको खुद से अलग लगेंगे। तो यही एक तरीके की विविधता का एग्जाम्पल है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के माध्यम से हम और अच्छा एक्सप्लेन करते जाएंगे कि इस चैप्टर में क्या समझाया जा रहा है। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से गेम खेलते हैं और कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, इन सब पे क्या होता है कि भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। जैसे प्रीवियस चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें हमने केरल और लद्दाख के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार, जैसे लद्दाख के जो लोग थे उसमें हमने देखा था कि वहाँ के लोग ऊन बनाते थे, पश्मीन, उससे शॉल बनती थी। तो उनका जो काम हो गया वो शॉल बनाने का काम हो गया। अब जो साउथ के लोग थे वे मसालों का उत्पादन करते थे, ठीक है, उनके उत्सव अलग थे, और जो लद्दाख में रहते थे उनके उत्सव अलग थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भूगोल का, क्योंकि अब जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो नेचुरल सी बात है कि व्यवसाय भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो हमारे रहने पर
भूगोल और इतिहास का बहुत असर पड़ता है। अब जैसे इतिहास कहने का मतलब कि जो एरिया में हम रह रहे हैं वहां पे पहले किसका शासन हुआ करता था। सपोज वहां पे किसी मुस्लिम राजा का शासक था तो वहां पे इस्लाम धर्म के अनुयायी ज्यादा होंगे। अगर वहां पे अगर बौद्ध धर्म का था तो बौद्ध अनुयायी होंगे। तो इतिहास का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे इस संसार में 8 धर्म हैं, ठीक है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं, मतलब जो जो भी उस धर्म को मानते हैं वे सारे भारत में रहते हैं। और यहाँ पे 1600 से ज़्यादा भाषाएं भी बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषा है, मतलब जैसे कि 1600 हैं और उनकी मातृभाषा हो जाती है। उसके बाद वे उनसे 1600 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम जैसे गर्व करते हैं कि भारत विविधता में एकता रखता है, पर नहीं, ये बात हमेशा सिद्ध नहीं होती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। क्योंकि अगर आपकी सोच ही नहीं मिलेगी तो आप वहाँ उस व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो अपरिचित है और इनके साथ आपको कुछ अजीब सा ही फील होगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं, मतलब दिखने में चाहे उनके रहन सहन में, ठीक है। अब क्या होता है कि इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। अब जैसे कि हम सोचते हैं ना देखकर ही कि एक जैसे माइंडसेट बन जाता है ना कि जो ग्रामीण लोग हैं वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो अज्ञानी होंगे। जबकि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको क्या होगा, वे आलसी प्रवृत्ति के होंगे, क्योंकि ग्रामीण के लोग क्या करते हैं, वो कृषि वगैरह में काम करते हैं, तो उनका आलसी होने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा माना जाता है। और जो शहर के लोग हैं वे सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। तो ये सारा माइंडसेट बन गया है कि ये जो गांव में रहेंगे वो इस टाइप के होंगे और जो शहर में रहेंगे वो इस टाइप से होंगे। तो ये क्या करते हैं, अब एक्चुअल कंडीशन तो हमने गांव में जाकर, तो हर गांव में तो जाकर देखी नहीं है कि गांव में रहने वाले क्या सचमुच अज्ञानी हैं, क्या सचमुच वे अनपढ़ हैं, या जो शहर में रहते हैं वो सारे आलसी हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति पहले से ही कोई फिक्स राय बना लेते हैं अपने माइंड में कि हाँ ये ऐसा ही होगा। हमारा माइंड सेट वैसा बनने लगता है कि हाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वे ये अज्ञानी ही होंगे। तो ये जो राय होती है ना, इसको पूर्वाग्रह मतलब कहा जाने लगता है। ये पूर्वाग्रह की रूप ले लेती है। जैसे पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि हम पहले से ही उस मत के बारे में कोई अपनी एक राय बना लें, तो वो हो जाता है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह ज्यादातर क्या नेगेटिव होता है। जैसे कि हम जो सिटी के लोग हैं उनको हम मान रहे हैं कि वे आलसी होंगे या कंजूस होंगे, तो यह एक तरीके का पूर्वाग्रह और वो उनके लिए नेगेटिव ही है। जरूरी थोड़ी है कि सारे जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वे आलसी ही हों। अब क्या होता है कि जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उस काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हमें काम पसंद है और जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि यही तरीका सही है जो हम कर रहे हैं। अगर उससे अच्छा तरीका किसी और के पास होगा तो भी हमें समझ नहीं आएगा। जैसे अगर हम सोच लेते हैं कि जो इंग्लिश है वो सबसे अच्छी भाषा है और जो दूसरी लैंग्वेज है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम दूसरी जो भी लैंग्वेज है उनको नेगेटिव रूप में देखेंगे। हमारे लिए उनकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। हमें लगेगा कि हमें इंग्लिश आती है तो हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम परफेक्ट हैं। भले इंग्लिश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, पर अगर हम ऐसा नहीं मानते तो वो हमारे लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं बन पाएगी। हमारे लिए हमेशा इंग्लिश ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जैसा हम माइंडसेट बना लेते हैं तो वो हमारा मतलब एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है कि जो हम सोचते हैं चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, पर हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब वो सही ही होगा। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास में, उनकी चमड़ी का रंग, कि किस क्षेत्र से वे आते हैं और जिस तरह से वे बोलते हैं और वे कपड़े पहनते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लोगों को देखते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं
आउटफिट देखा और हम सोचते हैं कि, और हम मतलब उनके बारे में जज करने लग जाते हैं कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या है वो खाली हम ही डिसाइड कर सकते हैं ना। तो ये एक पूर्वाग्रह बनने लगता है कि अगर हम सपोज हम किसी एरिया में रह रहे हैं और हम कृषि पे डिपेंडेंट है, तो जो दूसरे लोग व्यापार करेंगे किसी और चीज का, तो हमें लगेगा कि व्यापार सही नहीं है, कृषि ही ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क है और हम जैसे जो हम खाते हैं वह खुद उपजाऊ करते हैं। तो ये सारा हम पूर्वाग्रह बनाने लग जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव धारणा बन जाती है। तो क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति हम नेगेटिव पूर्वाग्रह डेवलप करते हैं तो हम कभी उससे फ्रेंडशिप नहीं कर पाएंगे, और अगर हम फ्रेंडशिप नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि विविधता में भेदभाव ऐसे डेवलप होता है, इसका बीज ऐसे रोपता है। अब हम देखेंगे कुछ पूर्वाग्रह के एग्जाम्पल, जैसे ग्रामीण लोग हैं उनके बारे में कि क्या पूर्वाग्रह बन गया है कि आधे से ज्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गांव के जो लोग हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो पसंद करते हैं कि नहीं करते, हो सकता है कि वो पसंद नहीं, मतलब उनके पास प्रौद्योगिकी नहीं हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वे पसंद ही नहीं करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होगा तो वे अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, तो वो उस हिसाब से उनको खरीद नहीं सकते होंगे, तो वो पहले वाली जो होती है प्रक्रिया उनको ही फॉलो करके जैसे कृषि करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पसंद ही करते, पर हमने पूर्वाग्रह बना रखा है कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी का यूज करना पसंद नहीं करते हैं। फिर है फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। चलो ये ठीक है, ये पूर्वाग्रह है तो ये सही हो सकता है, क्योंकि जब फसल की बुवाई होती है तब एक्चुअल में उनको काफी सारा काम रहता है। फिर है ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य नहीं होते, क्योंकि अब जैसे एक फैमिली है वो कृषि कर रही है, उसमें 5 लोग हैं, तो हो सकता है कि उसमें 3 लोग ही सफिशियंट हो तो 2 लोग बाहर जाएंगे, पर वो बाध्य नहीं, अगर वे चाहें तो अपनी कृषि को बढ़ा सकते हैं। पर अगर उनकी पढ़ाई में रुचि है तो जरूरी थोड़ी है वो कृषि कार्य करें। तो एक बाध्य हो जाना, मतलब वे बाध्य होते हैं ये कहना, ये एक पूर्वाग्रह है। अब हम शहरी लोगों के बारे में देखते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये सारे पूर्वाग्रह हमने बना दिए जो बहुत नेगेटिव हैं। तो इससे क्या होती है कि शहरी लोगों के प्रति हमारे मन में वही फीलिंग्स डेवलप होती हैं जो हमने अपनी पूर्वाग्रह में अपने दिमाग में बिठा रखी हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से जो पूर्वाग्रह बनते गए हैं वो भेदभाव की ओर अग्रसर होते गए हैं। फिर अब हम देखेंगे लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, जैसे कि हम सब इससे परिचित ही हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लड़कों को कहा जाता है, जैसे सपोज कोई लड़का है अगर वो रो रहा है तो लोग उसे कहते हैं कि तुम रो मत, तुम तो लड़के हो और तुम्हें रोने का कोई अधिकार नहीं, तुम लड़की थोड़ी ना हो जो तुम रो रहे हो। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट ये भी बना रखा है हमने कि लड़के रोया नहीं करते। तो धीरे धीरे इस बात में भेदभाव भी हो जाता है। अब ये देखिए आपके सामने इसमें एनसीईआरटी की बुक में कुछ से पिक्चर्स दे रखी हैं कि इसमें एक ऐसा स्टिकर बना रखा है कि एक लड़का है वो लंगड़ाता है। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो उसके मन में ये भावना आती है कि लोग किस तरह की बातें करते होंगे, उसका मजाक उड़ाते होंगे और उसे अकेला फील कराते होंगे। तो यह भी एक भेदभाव हो जाता है। ये है तो एक विविधता कि तुम दूसरों से अलग दिख रहे हो। जैसे दूसरा स्टिकर है, इसमें ये विकलांग लड़का दिखाया गया है और उसके आसपास जो लड़के हैं वो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि मैं एक इंसान हूं, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। फिर उसका है कि क्या उसका दिमाग सही है,
जैसे कि वो खाली उसकी टांगे डगमगाती है, उसको पोलियो है, पर उसको ऐसा लगता है कि लोग सोचते होंगे कि क्या इसमें दिमाग है, भले वो कितनी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर लोग उसके दिमाग में ये आता है कि लोग सोचते होंगे कि ये लड़खड़ाती है, तो क्या इसका दिमाग सही होगा। तो ये जो सारे फोटोज दिए गए हैं ये विकलांग कहलाते हैं, ये जो लोग होते हैं ये विकलांग कहलाते हैं। इनको अगर किया जाए, जैसे दिव्यांग वर्ड भी आजकल यूज होता है, जैसे होता है खास जरूरतों वाले बच्चे। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध जो धारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे मैं लड़खड़ाता हूं तो मेरे बारे में लोग कुछ कुछ बातें बनाते होंगे और ऐसा वैसा। तो ये भी एक तरीके का भेदभाव ही हो जाता है विविधता के साथ में। अब जैसे कि इससे पहले हमने रोने वाले एग्जाम्पल की बात की थी कि लड़कों से ऐसा कहा जाता है कि तुम रो नहीं सकते, पर ऐसा होता है ना कि अगर किसी लड़के को एक्चुअल में रोना आए तो वो अपने आप को रोक लेता है कि वह लड़का है और उससे रोने का कोई हक नहीं। अब लड़का हो चाहे लड़की, रोना एक कमजोरी की निशानी मानी जाती है। चाहे उसे कभी गुस्सा आए या कहीं किसी प्रकार का दर्द हो तो वे रो सकते हैं, पर उन्हें ऐसी सीख दी जाती है कि तुम्हें रोना नहीं है, तो एक तरीके से अपनी इमोशंस को भी दबा लेते हैं। और अगर इनकेस उसके बाद भी कोई लड़का रोए तो उसे फिर ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उसे चिढ़ाएंगे या फिर उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए क्या करता है वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। इस प्रकार जो लड़की और लड़की होती है उनकी जो जिस हिसाब से माइंडसेट बना होता है, तो हम उनकी छवि भी उसी रूप में देखना शुरू कर लेते हैं। अब हम देखेंगे रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। जैसे लड़के और लड़की के बारे में पक्की धारणा बना दी गई है कि लड़कियां रो सकती हैं, लड़के नहीं रो सकते, तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों को एक ही छवि में बांध दें कि ये इस टाइप का होगा और उसके बारे में हम ऐसी पक्की धारणा बना लें कि ये ऐसा ही होगा, तो वो रूढ़िबद्ध धारणा हो जाती है। जैसे कभी कभी क्या करते हैं हम कि किसी खास जो देश होता है, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हम उनके बारे में ऐसी पक्की धारणाएं बना लेते हैं कि जैसे इससे पहले हमने ये भी धारणाएं बनाई थी कि जो शहरों के लोग हैं वे कंजूस होते हैं और वे अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो ये सारी रूढ़िवादी धारणाएं बनती जाती हैं क्योंकि हमने शहर वालों के प्रति अपने मन में इस टाइप की पक्की धारणा बना रखी है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। अगर सपोज किसी धर्म के लोग में से कोई कास्ट है, उसके XYZ 3 लोग कंजूस हैं, तो वो पूरी जाति ही कंजूस है, ये धारणा बना लेना रूढ़िवादी धारणा कहलाती है कि ये पूरी जाति ही कंजूस है या पूरी जाति ही अपराधी है। इस तरीके से इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है, क्योंकि अगर किसी एक ग्रुप है उसमें 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग खराब हैं और हम बाकी के 8 को भी खराब कहें, तो 8 में जो एक अनोखे व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे ना, उसके जो उसमें जो गुड क्वालिटीज होंगी हम उसको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हमने ये रूढ़िवादी धारणा बना रखी है कि ये 10 के 10 लोग सही नहीं हैं। हम उसके खास गुण, उसकी जो कैपेबिलिटी है उनको हम नहीं देख पाएंगे। वो अगर दूसरों से अलग होगा पर हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हमने पहले ही धारणा बना दी है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जिसे माना जाता है कि जो एरोप्लेन है उसको उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। तो इन जो धारणाएं होती है इन सब का असर हम सब पे पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम काबिल हैं, जैसे अगर कोई लड़की प्लेन उड़ाने के काबिल है, वो पायलट बन सकती है, पर इन धारणाओं के कारण
वह अपनी काबिलियत को रोक लेती है, या फिर दूसरे जो लोग होते हैं वह उन्हें रोक देते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। जो कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे पहले जो हमने एक गांव वाला भी एग्जाम्पल देखा था कि वह प्रौद्योगिकी यूज नहीं करना चाहती, पर हो सकता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं हो, इसीलिए वो प्रौद्योगिकी नहीं यूज किया जाता है। अब जैसे मुसलमानों की लड़कियों के बारे में ये धारणा बन चुकी है कि वे रुचि नहीं लेते, पर उनका गरीबी इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। जब जब भी ऐसे प्रोग्राम चलते हैं बीपीएल के लिए, तो वहां पे कभी भी मुस्लिम पीछे नहीं हटे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो केरल में होते हैं उसमें स्कूल जो होते हैं वो यूजुअली घर के पास में होते हैं, क्योंकि स्कूल पास में होंगे तो जो सरकारी बस की जो सुविधा है वो भी अच्छी होगी, मतलब अच्छी स्कूल सॉरी जो घर के पास में होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उनको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सरकारी बस की सुविधा भी वो केरल वाले प्रोवाइड कराते हैं, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षक होते हैं वो आराम से, जो टीचर होते हैं वो आराम से स्कूल पहुंच सकते हैं। उनमें 60% से ज़्यादा लेडी टीचर हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। अगर वे उसमें शामिल हैं तो इसका वो वाली रूढ़िबद्ध धारणा तो गलत हो गई ना कि वे रुचि नहीं लेते हैं। तो ये सारी धारणाएं जो कैपेबल स्टूडेंट होते हैं या जो खास गुण वाले व्यक्ति होते हैं उनके काबिलियत को वो रोक लेती है। अब हम देखेंगे असमानता एवं भेदभाव। इससे पहले हमने देखा था विविधता एवं भेदभाव, पर विविधता जैसे विविधता और असमानता क्या है ये भी चैप्टर 1 में हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो असमानता होती है वो किस प्रकार होगी। गरीबी और अमीरी में देखो वो असमानता है, वो विविधता नहीं है। अगर जैसे इसमें हम देखेंगे कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, ठीक है, तब भेदभाव होगा। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। तो ये भेदभाव होगा जब आप उन्हें किसी चीज को करने से रोकते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते, तो ये भेदभाव है। भेदभाव कई कारण से हो सकता है। इससे पहले वाली चैप्टर 1 में मैंने दो समीर के बारे में एक स्टोरी थी, समीर 1 समीर 2। उसमें क्या था, उनका धर्म अलग था। तो यह एक विविधता का पहलू है कि धर्म अलग है, पर यह एक भेदभाव का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जो जैसे सपोज अगर वो एक समीर 2 मुस्लिम था और समीर 1 हिंदू था, ठीक है, तो अगर समीर 1 चाहता तो वो उससे भेदभाव कर सकता था, क्योंकि उसे उसके रीति रिवाज नहीं समझ आते होंगे मुस्लिम धर्म के, या जो मुस्लिम धर्म था उसको हिंदू धर्म के रीति रिवाज नहीं समझ आते होंगे, तो यह एक भेदभाव का कारण बन सकता है। तो वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। अब धर्म तो अलग था ही, ये हो गई इनकी विविधता, पर दोनों समीर में जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी उनमें भी काफी अंतर था। समीर 2 जो था वह गरीब था, तो गरीब होना यह विविधता नहीं है, यह असमानता है कि वो समान नहीं है। जैसे लोग अमीर हैं और जो अमीर नहीं है वो गरीब है, तो यह एक असमानता का पहलू है, ये विविधता का पहलू नहीं है। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण उनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। क्योंकि सपोज एक ऑफिस है, उसमें बॉस है और एक चपरासी है, तो चपरासी वो क्यों बना, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ढंग की पढ़ाई कर सके। तो इसमें वो भेदभाव होता है कि जो बॉस है वो उच्च पद पर है, तुम निम्न पद पर हो, तो इसमें यह एक तरीके से यह भेदभाव है।
कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे विविधता हो गया कि उनका धर्म, सपोज कोई जिसका धर्म है, जो निम्न कुल में पैदा हुआ और गरीब हो, ठीक है, तो निम्न कुल में पैदा हुआ वो विविधता का पहलू हो गया, और जो गरीब है वो असमानता का पहलू हो गया। तो दोनों तरफ से उसको भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, और ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाएगा। मोस्टली क्या होता है कि जो जनजाति लोग होते हैं ना, और धार्मिक समूह वाले लोग हो, उनको इस तरीके का भेदभाव ज्यादा सहन करना पड़ता है। अब हम देखेंगे दलित शब्द के बारे में। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द को क्या अछूत ज्यादा, इस जो वो होते हैं ना दलित के लिए अछूत शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। दलित का एक्चुअल मीनिंग होता है दबाया गया या जिसे कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रख दिया है, और जो सरकार ने इनको अनुसूचित जाति कहा, यानी शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम देखेंगे भेदभाव का सामना करने पर। अब क्या होता है कि लोग अलग अलग पेशा अपनाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी पालनी होती है। तो कोई पढ़ाता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई मछली पकड़ता है, बढ़ईगिरी करता है, खेती और बुनाई करता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि इन कामों में कोई किसी काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, किसी काम को कम। अब जैसे कोई रोजी रोटी पाने के लिए सफाई कर रहा है, कपड़े धो रहा है, बाल काट रहा है, कचरा उठा रहा है, तो समाज में इन सब कामों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कोई टीचर है तो उसको हायर लेवल समझा जाएगा, और जो सफाई कर रहा है उसका लेवल लो समझा जाएगा, उसे गंदा समझा जाएगा और अपवित्र समझा जाएगा। यह एक जाति जो व्यवस्था होती है, ये इसका बहुत बड़ा पहलू है। जाति व्यवस्था में क्या होता है कि लोगों को एक तरीके की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, ठीक है। यानी एक जाति है, जैसे ब्राह्मण, चार जो वर्ण है, वर्ण के बाद जो उसमें से जातियां बनने लगी, तो जो ऊपर जाति हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उच्च वर्ण के लोग हैं, वो निम्न वर्ण वाले लोगों से भेदभाव करते हैं और खुद को उनसे अच्छा मानते हैं, उच्च कोटि का मानते हैं। अब जैसे जो सबसे ऊपर, इसमें जैसे एक सीढ़ी का रूप धारण कर लिया, तो जिसमें सबसे ऊपर होगा वो खुद को श्रेष्ठ समझेगा, और जो सब सीढ़ी में सबसे नीचे होगा उसको अछूत माना जाएगा। तो जाति प्रथा जो थी उसके नियम एकदम निश्चित थे। जो अछूत लोग होते थे ना, जो निम्न श्रेणी के थे, निम्न जाति के थे, उन्हें कुछ सेलेक्टेड काम ही करने रहते थे, जैसे सफाई करना, कचरा उठाना, ये सारा उनका काम फिक्स था। उसके अलावा वे किसी और काम को नहीं कर सकते थे। जैसे कोई जानवर मर गया है तो उसको हटाने का काम ये अछूत लोग ही कर सकेंगे। ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने और उनके कुएं में से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी उनको परमिशन नहीं होती थी। अगर कोई निम्न जाति का बच्चा है तो वो ऊंची जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकता था, और जो ऊंची जाति के जो लोग थे उनको जो जो भी राइट्स थे वो निम्न जाति के लोगों को नहीं थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा भेदभाव है। तो भेदभाव का शिकार जिसे निम्न जाति के जो लोग थे, चाहे उसमें कितने भी कैपेबल लोग क्यों न हो, कितने भी अच्छे गुण वाले व्यक्ति क्यों न हो, पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से दबाया गया, ठीक है। अब आपने भारत के जो एक नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में सुना होगा। तो उनके साथ भी जाति व्यवस्था के बेसिस पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए थे। तो उनको उनकी एक स्टोरी दी गई थी कि उनको ये रियलाइज कब हुआ कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वो था 1901 में, जब वे ओनली 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे, ठीक है। बड़ी देर हमने इंतजार किया, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे,
हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जाति भले निम्न हो, पर उसमें अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक है और उनका नॉलेज अच्छा है, उनकी बुद्धि अच्छी है, तो वे नहीं पहचाने जा सकते थे कि वे दलित है, जब तक कि वे खुद ना बता रहे हों। अब उनके रहन सहन को देख के स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक बार भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार मुंबई में एक प्रांत में ये इन्हें अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे शौक हो गए और उन्हें जैसे कि उन्हें पता चला कि वे अछूत हैं, तो वे उन्हें गलत, मतलब जैसे होता है ना, घृणा की नज़रों से देखने लगे। उनके मन में उनके प्रति घृणा की भावना आ गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाना अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता। उनको ऐसा लगता था कि हम किसी महार को अपनी गाड़ी में बैठाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। इनफैक्ट वो क्या कर रहे थे कि दोगुना किराया देने को भी तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये B.R. अम्बेडकर ने एक अपनी बुक में ये स्टोरी लिखी थी। अब एक बार हम B.R. अम्बेडकर की जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें आपकी बुक में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था 1891 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1956 को, भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी, जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ ही लिया। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि गांव वाले समझते थे कि वो अगर गांव में रहेंगे तो इससे गांव अशुद्ध हो जाएगा। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। बहुत से जो निम्न कास्ट के थे उनको तो स्कूल जाने की भी परमिशन नहीं मिलती थी, पर ये पहले व्यक्ति थे, क्योंकि अब जिसके पास टैलेंट होगा वो कहीं ना कहीं तो उभर के आएगा ही। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सकें, क्योंकि अगर इस व्यवस्था को तोड़ना है तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मिले। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पहले वाले चैप्टर अगर आपने मेरे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें 6 चैप्टर पढ़िए, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बता रखा है और उसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म में इवन दलितों को भी परमिशन थी आने की, पर उनको ऐसा था कि वो अपने मालिक की परमिशन लेके आ सकते हैं। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करने चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। तो अपनी जाति के जैसे उन्होंने इतना डिस्क्रिमिनेशन देखा था, इतना भेदभाव देखा था, तो उनको लग रहा था कि जाति व्यवस्था के प्रति ये जो भेदभाव हो रहा है उनको दूर करने के लिए वे जो भी आंदोलन या प्रयास हो रहे थे, वे उनका नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आप इमेजिन करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। अब जैसे कि उनके बच्चों को स्कूल में न पढ़ने दिया जाता था कि तुम दलित हो। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी भी नहीं पीने दें।
ये तो छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के कितना मतलब सिंपल काम है। तो इतनी सी सुविधा भी दलित के बच्चों को नहीं मिल पाती थी कि वह गाड़ी में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। सिर्फ और सिर्फ निम्न जाति की होने की वजह से ही उन्हें यह सुविधा नहीं मिल रही थी। तो ये जो स्टोरी आपने देखी उससे ये क्लियर हो गया कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। मतलब वो सम्मान भी नहीं मिल पाते। और इनफैक्ट अगर किसी में कोई अच्छी क्वालिटी है तो वो भी शो ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्कूल में कभी पढ़ ही नहीं सकता। अब हम देखेंगे समानता के लिए संघर्ष, कि ये जो भेदभाव हो रहा है उसको दूर करने के लिए, कि निम्न जाति के लोगों को भी वही समान स्थान मिले जो उच्च जाति के लोगों को मिलता है, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किए। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जैसे पहले तो आपस में वर्ण में जैसे उच्च जाति और निम्न जाति में भेदभाव होता था, पर जैसे अंग्रेजों ने शासन किया उसमें वे क्या करते थे कि पूरी भारतीय जाति को, इवन उसमें अगर भारतीय कोई इंडियन है, अगर वो ब्राह्मण भी है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, पर पूरे सारे भारतीयों को ब्रिटिशों के कंपेयर में निम्न समझा जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उसमें दलित, औरतें, जनजातीय लोग और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, जिसका नेतृत्व किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। ओनली मतलब दलितों के साथ तो होता ही था, पर महिला और पुरुष के बीच में भी भेदभाव था, उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि जैसे किसान को खेती करनी होती थी तो अगर उनके पास पैसा नहीं था, उसके बाद उन्हें ये टैक्स भी पे करना होता था, तो फसल उगाने के लिए वे साहूकारों से लोन लेते थे, पर साहूकार मौके का फायदा उठाकर हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन देते थे, यानी ब्याज की दर बहुत ऊंची होती थी। तो इस ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने संघर्ष लड़ा। फिर 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया, क्योंकि उन्हें तो अब वो अगर संविधान लिख रहे हैं तो वो हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसा उनका इतिहास रहा है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ तो भेदभाव भी हुआ, उन्होंने इन आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। तो समानता को एक तरीके से उन्होंने अधिकार बना दिया। जैसे आप आगे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे अधिकारों के बारे में, 6 अधिकार हर भारतीय को दिए गए हैं, उसमें समानता का अधिकार भी है। तो उसमें ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करेगा। कानून की नज़र में सब समान होंगे, मतलब कानून की नज़र में ऐसा नहीं है कि उच्च जाति वालों को न्याय दिया जाएगा, निम्न जाति वालों को न्याय नहीं दिया जाएगा, इस तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और संविधान में एक अधिकार यह भी है जिसका नाम है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बारे में आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। उसमें ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ जो उसके पास जो अधिकार दिए गए हैं, अगर वे अपने अधिकार से वंचित है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इनफैक्ट वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये सारे जो संविधान लिख रहे थे उन्होंने इन सब बातों को ध्यान में रखा कि किसी भी भारतीय को भेदभाव का सामना न करना पड़े, इसीलिए उन्होंने समानता का अधिकार भी संविधान में उल्लेख किया है। इसमें जैसे छुआछूत और भेदभाव ये सारे अधिकार आ गए, इनकी डिटेल में आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब जैसे कि लोग इसमें ऐसा भी प्रावधान किया गया कि लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए आज़ाद होंगे, नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं,
इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी भी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ रहे समुदाय जैसे ST SC होते हैं ना, जो आज भी खुद को दूसरों से अलग मानते हैं क्योंकि उनकी जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो इस कल्चर के लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं, जैसे किसी ST SC को रिजर्वेशन दिया गया, तो ये सारे उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो संविधान लिखा गया ना, उसमें यह भी लिखा गया है कि विविधता की इज्जत करो, उनके साथ भेदभाव नहीं करना। जैसे अगर विविध प्रकार के लोग हैं, तो अगर आप हैं, आपका समान कोई दूसरा लोग नहीं है, तो आप उनके साथ भेदभाव नहीं करो, इनफैक्ट उनके कल्चर को अपनाओ, मिलजुल कर रहो, ठीक है, भेदभाव नहीं करना है। उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। कि अगर आप अलग हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सपोज निम्न जाति के हैं तो आपको ये राइट्स नहीं है, ये सारे राइट्स आपके पास होंगे। आप इसके लिए इन सबको अपने त्योहार मनाने के लिए और जो भी आपके कल्चर है उनको पूरा करने के लिए आपको फ्रीडम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। जो धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख किया गया है, इसकी डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करेंगे और किसी भी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको इस धर्म को मानना ही है। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। जैसे आप देखेंगे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, उन्हें आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आज भी लोग उन्हें निम्न जाति का देख के उनसे बात नहीं करते हैं। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। अब सरकार तो कदम उठा रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर ये चीज हर भारतीय को समझनी होगी जो खुद को उच्च जाति के समझ रहे हैं और जो उच्च जाति को समझ रहे हैं और निम्न जाति वाले लोगों से भेदभाव कर रहे हैं, तो वो उन्हें नहीं करना चाहिए। सरकार कानून बना सकती है, पर वो हर एक इंसान पर जाकर उसे फॉलो नहीं करा सकती। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये इतना पॉसिबल नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति से वह कानून बनाए। हालांकि सरकार इसके लिए प्रयासरत है, पर हमें इसमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 यहीं पूरा होता है। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आप मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन लेते रहें। थैंक यू सो मच।